गुड मॉर्निंग क्लास। मैं बता रही थी कि किस तरह गरड़िया सौदागर खड़ाऊँ लेकर जाता है। पहले खड़ाऊँ को वहाँ के अपने मंत्री को देता है, दूसरा खड़ाऊँ जो वो गरड़िए से लेकर जाता है उसे वहाँ के सम्राट को देता है। और किस तरह झूठी बातें कहकर उन खड़ाऊँ को सम्राट को देकर उसे अपने झूठ को छिपाना पड़ता है। इसके बारे में हमने जाना है। अब आगे हम पढ़ते हैं। तो उसने कहा था कि हाँ, जब राजा ने पूछा कि क्या वहाँ भारत के जो सम्राट है उनका कोई पुत्र है। इस बात पर सौदागर ने कहा कि नहीं, सम्राट अब अविवाहित हैं और उनका अभी अविवाहित है और वे खुद अभी जवान हैं। ठीक है, अभी जवान है। झूठ बोलने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। वह हर तरह से सम्राट को खुश करना चाहता था। वहाँ अपने सम्राट को अपनी बातों से वो खुश करना चाहता था। कैसा रहे यदि उनके साथ हमारी राजकुमारी का विवाह हो जाए। इस बात पर राजा ने कहा कि तुम ये बताओ कि अगर मैं अपनी राजकुमारी का विवाह भारत के सम्राट से कर दूं तो ये बात कैसा है। राजा ने उससे विचार विमर्श किया सौदागर से। उस पर सौदागर ने कहा, अति सुंदर, बहुत अच्छा। वे इसे अपना सौभाग्य ही समझेंगे। वे जो भारत के सम्राट हैं उसे अपना भाग्य समझेंगे। अपने भाग्य पर उन्हें भी बहुत गर्व होगा। सौदागर की आंखों में इस समय लाखों रुपए की बेशकीमती खड़ाऊँ पहने गरड़िया घूम रहा था। अब जब राजकुमारी की विवाह का प्रस्ताव राजा ने उसके सामने रखा तो सौदागर की आंखों में वही गरड़िया जो कि कीमती खड़ाऊँ पहने अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा था उसके नज़र में घूमने लगा। मतलब उसकी बातों को वो सोचने लगा। सम्राट ने प्रसन्न होकर सौदागर को हर तरह की सुविधाएं और राजदूत की पदवी दे दी। बोले, अब तुम जाकर अपना काम शुरू करो। तुम्हें किसी तरह की कोई तुम्हें परेशानी नहीं होगी। जाओ, तुम स्वतंत्र होकर अपने काम करो। और उन्होंने साथ ही वहाँ का राजदूत उसे बना दिया और बहुत तरह की सुविधाएं भी सौदागर को दी। सौदागर वहाँ से चला गया, परंतु उसका जो मन था वो उसे गवाह दे रहा था कि उसने राजा के सामने झूठ बोला था। ठीक है, ऊँटों पर सैकड़ों मन पीतल लदवा कर वह फिर व्यापार के लिए निकला। कई ऊँट उसने ठीक किए और उन ऊँटों पर सैकड़ों मन मतलब 40 केजी का एक मन होता है, तो सैकड़ों मन पीतल लदवा कर वह फिर से व्यापार के लिए व्यापार करने निकल गया। चलता चलता वह उस गरड़िए के झोपड़ी के पास पहुंचा। चलते रहा और अंत में वह उसी जो गरड़िया जंगल में उसे मिलता था उसी की झोपड़ी के पास पहुंचा। गरड़िया दूर कहीं भेड़ चराने गया हुआ था। सौदागर ने नौकरों को ऊँटों से सामान उतारकर पड़ाव डालने की आज्ञा दे दी। पड़ाव डालना मतलब वहीं ठहरना। ठीक है ना। अपने नौकरों को यह आदेश दिया सौदागर ने कि अब हम आज यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो यहीं पे तुम अपना जो तंबू है वो गाड़ो, हम आज यहीं पर पड़ाव डालेंगे। ठीक है ना। धरती पर पीतल की सिल्लियों के ढेर लग गया। चारों ओर खेमे ही खेमे गड़ गए। चारों तरफ तंबू गाड़ दिए गए। खेमे बड़े छोटे छोटे टेंट चारों तरफ गाड़ दिए गए। शाम को गरड़िया लौटा। दोनों एक दूसरे को देखकर खिल उठे। शाम को जब गरड़िया अपने भेड़ों को चराकर लौटा तो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। सौदागर और गरड़िया एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। गरड़िए के पैरों में अब एक और बेशकीमती खड़ाऊँ का जोड़ा था। गरड़िए के पैरों में दूसरा खड़ाऊँ तो ले गया, फिर भाग्य ने उसे तीसरा खड़ाऊँ भेंट किया। गरड़िए के पैर में तीसरा खड़ाऊँ था जो कि वही रत्न जड़ित खड़ाऊँ था, बेशकीमती था। यह देखकर सौदागर के आश्चर्य की सीमा न रही। मतलब बहुत अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। वो सोचने लगा
जरूर यह आदमी कोई जादूगर है। आखिर इतनी कीमती खड़ाऊं ये तुरंत कहाँ से ले आता है। इंसान को तो थोड़ा कमाने के लिए बहुत समय व्यतीत करना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये तो कुछ दिनों के बाद ही इतने सुंदर और रत्न जड़ित खड़ाऊं आखिर कहाँ से ले आता है। जरूर यह कोई ना कोई जादूगर है। ठीक है। भाग्य पूरी तरह से इसे सहयोग देने पर तुला हुआ था। भाग्य तो बुद्धि के सामने उसने यह कहा था कि मैं किसी भी हाल में इसको सम्राट बनाकर छोड़ूंगा, तो वह उसे किसी भी कीमत पर सहयोग देने पर अड़ा हुआ था। और इस मूर्ख को पता भी नहीं कि वो अपने पैरों में कितनी कीमती चीज़ पहने हुआ है। इधर गरड़िए को यह भी नहीं पता था कि कोई ना कोई जो खड़ाऊं रख जाता है वो कितना कीमती है। फिर सोचने लगा, देखने में भी सुंदर है, इसे सम्राट न क्यों न बनाया जाए। इस बात अब तो उस सौदागर ने राजा से वायदा किया था कि मैं भारत के सम्राट से आपकी पुत्री का, आपकी राजकुमारी का विवाह करवाऊंगा। लेकिन यहाँ पर तो सम्राट नहीं था, एक गरड़िए था। अब सोचने लगा सौदागर कि क्यों न इस गरड़ियों को ही सम्राट बनाया जाए। ठीक है। यह चरागाह और इधर उधर की ज़मीन खरीद लूँगा, यही महल और किला बनवा लूँगा, कुछ सैनिक और नौकर रख लूँगा और फिर विवाह के बाद जो कुछ दहेज मिलेगा वह सब भी तो अपना ही होगा। तो सौदागर मन ही मन सोचने लगा कि यही ज़मीन तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो किला बंदी कर लूँगा, मतलब चारों तरफ से इसके किला बनवा कर फिर बड़े बड़े महल बनवा दूँगा और यहीं पर बहुत सारे नौकर रख कर इसे राजा मैं बना दूँगा। और मेरे देश के जो सम्राट हैं जो दहेज में देंगे वो सब हम दोनों मिलकर उसका उपयोग करेंगे। यह राजा और मैं मंत्री बन जाऊँगा। उसने सोचा सौदागर ने कि वह राजा बन जाएगा और मैं यहाँ का मंत्री बन जाऊँगा। यह सोचते हुए उसके ओठों पर मुस्कान आने लगी। यह सोचकर सौदागर मन ही मन हंसने लगा। उसके ओठों पर मुस्कान आ गई। भाग्य ने उसके हृदय के भाव पढ़े और खिल उठा। भाग्य ने भी उसके हृदय के भाव पढ़े और वह खिल उठा। सौदागर ने गरड़िए से कहा कि हाँ, इस बार मैं जल्दी लौट कर आया हूँ और इस बार मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रुकूंगा। गरड़ी ने कहा कि वाह, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि चलो ऐसे सुनसान जगह में मैं रहता हूँ, यहाँ तो हम दोनों मिलकर रहेंगे, तो वही जंगल में मंगल वाली बात हो जाएगी। मतलब हम दोनों खुश होकर यहाँ रहेंगे। लेकिन बस एक शर्त है, जो तुम्हारे इतने आदमी हैं वो हमारी भेड़ बकरियों को ना छेड़े मतलब परेशान ना करे। इस बात पर सौदागर ने गरड़िए से कहा, तुम भेड़ बकरियों की चिंता मत करो, मैं तो तुम्हें सम्राट बनाने वाला हूँ। ठीक है। अब गरड़िया कहता है, सम्राट ये क्या होता है। गरड़िया तो बेचारा बहुत सरल स्वभाव का आदमी था, बहुत ही सीधा साधा था। उसने कहा कि सम्राट क्या होता है। उसने सौदागर ने कहा, सम्राट का मतलब, सम्राट महाराज मतलब कि आसपास के इलाके के जितने भी आदमी हैं वह सब तुम्हारी चाकरी करेंगे। तुम्हारे आसपास के इलाके के जितने भी लोग हैं वो सभी तुम्हारी चाकरी मतलब तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम यहाँ का राजा होगे, तुम यहाँ का शासन व्यवस्था संभालोगे और मैं अपने देश के राजकुमारी से मैं तुम्हारा विवाह करवाऊँगा। ठीक है। अब इस बात पर गरड़िया कहता है, मेरा विवाह, तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में नहीं आ रही है, पर ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। हम दोनों में मित्रता हुई गई है, तो तुम जो इतनी बातें कह रहे हो मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ। चलो, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम करो, मैं तुम्हारी बातों को मानूंगा। बस मेरी भेड़ बकरियों को कोई कुछ ना कहे। अभी भी उसने यही कहा कि मेरी भेड़ बकरियों को कोई कुछ ना कहे। यह कहते कहते वह अजीब मूर्खता से हंस दिया।
एक मूर्ख की भांति वो उसने हंस दिया। तभी अचानक सौदागर की नज़र जो पीतल लेकर सौदागर अपने साथ लेकर आया था उस पीतल के ढेर पर पड़ी। वह आंखें फाड़ कर देखता ही रह गया, क्योंकि वहाँ पे जितने भी पीतल सौदागर ने उतारे थे वो सारा पीतल अब सोने का हो गया था। सोने की सी चमक उन पीतलों में से आने लगी थी। सौदागर को यह समझते देर न लगी कि ये पीतल नहीं अपितु अब ये सारा पीतल सोना बन गया है, मतलब सोना का ढेर हो गया है। इस बात पर सौदागर सोचने लगा कि यह आदमी कितना भाग्यशाली है, इसका भाग्य कितना अच्छा है, इसका भाग्य उसे कितना साथ देता है। इसे सम्राट बनाना कुछ कठिन काम नहीं है। जब पीतल इसके संपर्क में आकर सोने का हो गया है तो इसे सम्राट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसे सम्राट बनाकर रहूँगा। सौदागर ने अपना सोचा हुआ काम शुरू कर दिया, मतलब उसे सम्राट बनाने के लिए उसने अपना हर संभव प्रयास जारी कर दिया। सोना बेचकर उसने ज़मीन खरीदी, महल और किला बनवाया और सेना भर्ती की। जो पीतल सोना बन गया था उस सोना को उसने बेचे हुए सोने से जो पैसे आया उससे उसने उसका किला बनवाया, महल बनवाए, बहुत सारे सैनिक भी भर्ती किए, ठीक है, और उसे सम्राट बना दिया। उसके लिए कुछ जागीरें भी खरीद ली, मतलब और ज़मीन जायदाद भी उसने उसके लिए खरीद ली। गडरिये के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े भी उसने बनवा दिए थे। सजा हुआ गडरिया शक्ल सूरत से अब तो राजा लग रहा था। उसने उसे बहुत सुंदर सुंदर कपड़े गहने पहनाकर सजा दिया था, तो अब सजा हुआ जो गडरिया था अब बिल्कुल राजा की तरह लग रहा था। वास्तव में उसे राजा का अर्थ भी नहीं पता था, लेकिन राजा तो बाहरी शक्ल सूरत से उसे राजा बना दिया गया था, लेकिन राजा क्या होता है उसके बारे में वह बिल्कुल जानता नहीं था। धीरे धीरे सौदागर ने उसकी भेड़ बकरियां भी इधर उधर कर दी। धीरे धीरे सौदागर ने जो उसके भेड़ बकरियां थी उसको भी इधर उधर कर दी, मतलब कहीं भगा दिया उसने। सौदागर इधर उधर कर दी। जब गडरिये ने पूछा तो कह दिया रात में खुलकर न जाने कहाँ चली गई। जब गडरिया अपनी भेड़ बकरियों को कम पाता, उनकी संख्या कम होती, तो उसने सौदागर से पूछा। सौदागर ने कहा कि न जाने रात में खुलकर कहाँ चली गई है। गडरिया सबके सामने बहुत रोया, चीखा, चिल्लाया। इस बात पर सौदागर खींच गया, मतलब क्रोधित हुआ। गडरियों को तो बस अपनी भेड़ बकरियों की चिंता थी, उसे सम्राट से क्या देना था, उसे महल किले से क्या लेना देना था, इसके बारे में वो तो बिल्कुल जानता नहीं था। तो अपने भेड़ बकरियों को खोने पर वो बहुत खींचा, चिल्लाया। इधर सौदागर भी बहुत गुस्सा हुआ उस पर। खबरदार, जो आगे से किसी के सामने चीखे चिल्लाए, जो बात कहनी हो मेरे कान में आकर कहो। अब उसने गडरियों को समझाया कि तुम किसी के सामने रो मत, चीखो चिल्लाओ मत। जो बातें तुम्हारे मन में है वो मुझे चुपचाप आकर मेरे कान में कहो। यह देख ताना मारते हुए बुद्धि ने भाग्य से कहा। यह देखकर ताना मारते हुए बुद्धि ने भाग्य से कहा, देख रहे हो तुम्हारे सम्राट की क्या दशा हो रही है। तुम तो उसे सम्राट बनाने में लगे हुए हो, और सम्राट बनकर भी एक सम्राट कैसे अपनी भेड़ बकरियों के लिए चीख रहा है, रो रहा है। तो अपने सम्राट की जरा दशा तो देख लो कि उसकी दशा क्या है। भाग्य बोला, बुजुर्ग को कहने का अधिकार है। हाँ, तुम्हें बहुत तजुर्बा है तो तुम्हें कहने का पूरा अधिकार है। इधर सौदागर ने अपने महाराज को विवाह की सूचना भेज दी थी कि भारत के जो सम्राट हैं वो आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। तो इस विवाह की सूचना जानकारी अपने देश के सम्राट को उसने भेज दी। बात पक्की हो गई। दोनों के विवाह का जो प्रस्ताव था वो वहाँ के राजा ने स्वीकार कर लिया। विवाह का तारीख भी तय हो गया। समय पर सौदागर गडरियों को दूल्हा बनाकर शाही बारात सजाकर विवाह के लिए निकला।
जब समय आया, तारीख आई, शादी की तारीख आई, तो इधर सौदागर गरड़ियों को सुंदर सा दूल्हा बनाकर बैंड बाजा आदि सजाकर उसे विवाह के लिए अपने देश को वह निकल पड़ा। बारात का ठाठ देखते ही नहीं बनता था। बहुत सजाकर सौदागर बारात ले जा रहा था। उसमें हाथी, घोड़े, रथों की लंबी कतार, दूल्हे के साथ सौदागर का हाथी आगे आगे चल रहा था। उसमें शहनाई बज रही थी। लड़की वालों ने भी यह देखकर जोरदार स्वागत किया कि अरे, भारत देश का सम्राट हमारी राजकुमारी से विवाह करने आ रहे हैं। तो वहाँ के जो सम्राट थे, वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने भी उसका खूब स्वागत किया। यह सब देखकर गरड़िया परेशान होने लगा। उसने सौदागर के कान में कहा, यह लोग क्यों आए हैं? ये बातें तो गरड़ियों को जानी नहीं पड़ती थी, ठीक है। तो वह सोचा कि आखिर ये इतना आवभगत क्यों। तो उसने सौदागर से पूछा कि ये लोग क्यों आए हैं? कहीं मुझे पकड़ने तो नहीं आए हैं? कहीं मुझे पकड़कर बंद करने तो नहीं आए हैं? कहीं मेरी भेड़ बकरियों तो इनके खेत में चरने को नहीं चली गई थी, इसलिए मुझे पकड़ने के लिए आए हैं? स्वागत करने वाले में से महामंत्री ने सौदागर से पूछा, क्या सम्राट ने हमारे लिए कुछ आदेश दिया है? तो जब दूल्हा बना गरड़िया जब सौदागर से कान में बात कर रहा था, तो इधर सौदागर के देश के मंत्रियों ने पूछा, क्या महाराज हमारे लिए कुछ आदेश दिए हैं? उनकी कुछ आज्ञा है? सौदागर ने कहा, हाँ, हमारे सम्राट का कहना है कि स्वागत में आए हुए प्रत्येक आदमी को 10-10 सोने की मोहरें इनाम में दी जाए। इस बात पर सौदागर ने कहा कि हाँ, हमारे सम्राट ने कहा है कि हमारा स्वागत करने जितने भी मंत्री आए हैं, उन सभी को 10-10 सोने की मोहरें इनाम में दिया जाए, ठीक है। उन्हें उपहार स्वरूप 10-10 सोने की मोहरें दिया जाए। चारों ओर सम्राट की जयकार, गरड़िया बना सम्राट का जयकार होने लगा। लोग अब उस सम्राट की जय जयकार करने लगे। भाग ने अट्टहास करते हुए बुद्धि की ओर देखा। जब गरड़िया का सम्राट बना गरड़िया का जय जयकार हो रहा था, तो भाग्य ने अट्टहास करते हुए हंसते हुए बुद्धि की ओर देखा। बुद्धि शांत भाव से बोली, पर यह सब तो सौदागर की मेहरबानी से ही हुआ है ना। ये तो इसकी बुद्धि के बल पर नहीं, गरड़िए के बुद्धि के बल पर नहीं, बल्कि ये सौदागर की मेहरबानी के कारण ही इसकी जय जयकार हो रही है, क्योंकि मैंने सौदागर का साथ नहीं छोड़ा। सौदागर जो कि अपने बुद्धि बल से यहाँ पर एक गरड़ियों को सम्राट बनाने का कार्य कर रहा था, उसका साथ मैंने नहीं छोड़ा। सौदागर के सहारे मैं और तुम अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। तुम इसे बुद्धि ने भाग्य से कहा कि तुम इस वैभवशाली सम्राट बनाने की तरफ जोर लगा रहे हो, कोशिश कर रहे हो, और मैं सौदागर को बुद्धि प्रदान करती हूँ, जिसके कारण हम दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। इस कहानी के अंत में हमारी हार जीत का फैसला होगा। बुद्धि ने कहा कि इस कहानी के अंत में, अर्थात गरड़िए बने सम्राट की शादी जब हो जाएगी, तो हमारे हार जीत का फैसला भी हो जाएगा। बात आगे बढ़ी। बारात की अगवानी हुई, बारात का स्वागत किया गया, दावत का रंग जमा। वहाँ पे भोज जो आयोजित किए गए थे, उस पे भी लोगों ने बहुत अच्छे से उसका स्वाद चखा। फिर रात को भावड़े पड़े, मतलब जो वर वधू को घुमाया जाता है, वो भावड़े भी पड़े। भावड़ों के बाद दूल्हा बना गरड़िया चित्रशाला में चला गया। वह बहुत परेशान था, डर के मारे उसका बुरा हाल था। वह बार बार सोचता, आखिर यह सब क्या था, मैं फिजूल सौदागर के चक्कर में पड़ा। जब चित्रशाला में चला गया, तो गरड़िया अपने मन में सोचने लगा कि कितना
सीधा साधा ज़िंदगी में जी रहा था, बेकार मैं सौदागर के चक्कर में पड़ा और ये सब काम न जाने क्या क्या मुझे करना पड़ रहा है। आधी रात को गरड़ियों को पायलों की रुनझुन की आवाज़ सुनाई पड़ी। इधर राजकुमारी दुल्हन बनकर गरड़िए के पास आ रही थी तो दुल्हन की आवाज़ की, पायल की आवाज़, रुंझुन रुंझुन आवाज़ उसके कानों में पड़ी। पायलों की रुंझुन ने गरड़िए के मन में बेहद डर भर दिया। पायलों की रुंझुन से गरड़िया बहुत भयभीत हो गया, वो बहुत डर गया। उसने बचपन में भूत प्रेतों और डाकनियों की कहानी सुनी थी कि वह रात के समय आकर लोगों को मार डालती है। उसने बचपन में ये कहानी सुनी थी कि रात में जो भूत प्रेत डाकनियाँ पिशाचनियाँ होती हैं वो रुंझुन पायल पहनकर आती है और रात में आकर लोगों को मार डालती है। तो उस स्वर को सुनकर गरड़िया काफ़ी परेशान था। उसने अनुभव किया कि वह आवाज़ निकट, उसने महसूस किया कि जो पायल की रुंझुन की आवाज़ थी वो और ज़्यादा बढ़ रही है और उसी के निकट आ रही है। कुछ देर बाद किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। जिस चित्रशाला में अर्थात कोहबर घर में वह गया था, उसका दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। वह भय से पीला पड़ गया, उसका दम फूल गया। भय से पीला पड़ जाना मतलब बहुत डर जाना, बहुत डर गया और अब उसके दम भी फूलने लगे थे। अपने बचने का अब उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अपनी जान बचाने का गरड़ियों को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वह लपका और खिड़की से नीचे छलांग लगाने लगा। कूद कर उठा और खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करने लगा। अब उसकी मौत नज़दीक थी। छलांग लगाता तो वो मर भी जाता, तो अब उसकी मौत उसके करीब थी। तभी बुद्धि ने भाग्य से कहा, इसे बचाओ, तुम्हारा सम्राट मौत के मुंह में जा रहा है। बुद्धि ने कहा कि अपने सम्राट को बचाओ, नहीं तो तुम्हारा सम्राट मारा जाएगा। भाग्य चुपचाप खड़ा था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। भाग्य चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था। वह सोच रहा था, इसे वैभवशाली बनाने के लिए मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, इसे संपन्न करने के लिए मैं कितना यत्न कर रहा हूँ, और एक ये है कि इतनी चीज़ों के बावजूद भी उन चीज़ों को यह गरड़िया पहचान नहीं रहा है। वह झुंझलाकर बोला, क्या करूँ, अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है। भाग्य ने भी मान लिया कि गरड़िया बहुत मूर्ख है, इसे सम्राट बनाना बहुत मुश्किल है। तुमसे बन पड़ता है तो तुम ही इस मूर्ख को मरने से बचाओ। भाग्य ने अपनी हार स्वीकार कर ली और बुद्धि से कहा कि अगर तुम इसे बचा सकती हो तो तुम ही इसे बचा लो। मैं अपनी हार मान लूँगा। मैं मान लूँगा कि नहीं, भाग्य बड़ा नहीं है बल्कि बुद्धि बड़ी होती है। तथास्तु, ऐसा ही हो। तथास्तु कहकर बुद्धि ने कहा, ठीक है, चलो तुमने अपनी हार मान ली, अब मैं अपना कार्य दिखाती हूँ, ठीक है ना, कि मेरा क्या महत्व है। यह कहकर बुद्धि गरड़िए के दिमाग में घुस गई। यह कहते ही बुद्धि तुरंत, जो कि गरड़िए से अलग हुई थी, वो इसके दिमाग में घुस गई। बुद्धि के आते ही ऊंचाई से धरती को देख गरड़िए ने सोचा, नीचे गिरकर मरने से क्या लाभ। अब जिस ऊंचाई पर वह खिड़की से कूदने के लिए उछला था, वहाँ से नीचे देखकर उसने सोचा, मरने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, फिर राजमहल में डाकनियों का क्या काम। अब बुद्धि उसे आ गई थी तो उसने सोचा कि राजमहल में डाकनियाँ कहाँ से आएंगी, भूत पिशाच डाकनियाँ आदि कहाँ से आएंगी। तभी वह खिड़की छोड़कर कमरे में लौट आया। फिर उसे ध्यान आया, जिसके साथ रात को मेरी भावड़े पड़ी थी उसके पैरों से भी ऐसी ही आवाज़ आ रही थी। अब उसे याद आया कि जिसके साथ मैं मंडप पर भावड़े ले रहा था, ठीक है ना, उसी के पैरों से ऐसी ही रुंझुन पायल की रुंझुन आवाज़ आ रही थी। तो हो ना हो ये वही राजकुमारी ना हो, ठीक है।
हो सकता है मेरी दुल्हन ही मुझसे मिलने आई हो। अब उसे समझ में आया कि ये कोई डाकनी नहीं है, बल्कि ये जिससे मेरी भावड़े पड़े थे वो मेरी दुल्हन है। मैं भी कैसे मूर्खता करने जा रहा था। धीरे धीरे सारी कहानी उसके दिमाग में घूमने लगी। अब जो गडरिया था, अब सारी बात वो समझ गया था कि नहीं नहीं, ये कोई डाकनी नहीं बल्कि ये मेरी दुल्हन है। मैं भी अभी क्या करने जा रहा था, मैं अपने जीवन का अंत करने जा रहा था। तो इस तरह सारी बातें अब उसे समझ में आने लगी। अब उसने हंसते हुए द्वार खोल दुल्हन का स्वागत किया। दोनों खिल उठे। उसने दरवाज़ा खोला और अपनी दुल्हन का स्वागत किया। दोनों काफ़ी खुश हुए, दोनों काफ़ी प्रसन्न हुए। दूसरी ओर भाग्य बुद्धि के सामने अपनी हार मानकर सिर झुकाए खड़ा था। दूसरी ओर जिस बात पर भाग्य और बुद्धि में बहस हुई थी कि मैं बड़ा या फिर मैं बड़ा, तो बुद्धि दोनों ने फैसला किया कि चलो हम इसका फैसला ही कर ले। तो आज उसका परिणाम उसके सामने था। बुद्धि जीत गई और भाग्य ने अपना हार मान लिया, भाग्य ने अपना हार स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि भाग्य बलवान नहीं होता है बल्कि बुद्धि बलवान होती है। अगर किसी मनुष्य के पास बेशक कुछ नहीं हो, लेकिन अगर उसके पास बुद्धि हो, कौशल हो, ज्ञान हो, तो अपने जीवन में बहुत कुछ अर्जित कर सकता है। तो हमें कभी भी धन संपदा की तरफ नहीं भागना चाहिए, बल्कि सबसे पहले हमें अपने ज्ञान उपार्जन की तरफ ध्यान देना चाहिए। थैंक यू क्लास।